हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं और देखते हैं आज की पहली खबर आप लोगों के लिए क्या बनी हुई है। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों में से क्या उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। 25%, 35% या 15% या 10%। ठीक है, या 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 15%। हाल ही में सरकार जो राज्य के स्वयं मतलब ये सरकार की PSU जो कंपनी है उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो ये कर्नाटका की स्वामित्व वाली कंपनी है, इसका 15% हिस्सा क्या करने है, बेचने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में जारी किए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो 33.4 मिलियन शेयर अपनी हिस्सेदारी क्या करेगा, बेचेगा, जिससे 10% हिस्सा बेचेगी। और सरकार ने क्या करेगी, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए क्या है कि 2.1 लाख करोड़ रुपए की विनिवेश अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि इस पर क्या होगा, विनिवेश होगा, जिससे वो पैसे आएंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। ठीक है, ये क्या करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में जो डिफेंस होता है ना, डिफेंस मतलब जो इक्विपमेंट होते हैं, जो इसके हथियार होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये काम करती है। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, और इस समय जो इसके अध्यक्ष साहब हैं अशोक नायक जी हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बना हुआ है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बना है, ब्रिटिश डाइवर जो है लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? स्पेनिश ग्राफी, सिंगापुर ग्राफी, कनाडा ग्राफी या बेल्जियम ग्राफी? तो लुइस जो हैमिल्टन साहब जी हैं, इन्होंने बेल्जियम ग्राफी अभी क्या है, जीती है। कौन सी? बेल्जियम वाली। लुइस हैमिल्टन में क्या शुरू से लेकर आखिरी तक ये क्या है, बढ़त बनाए रहे हैं और ये बेल्जियम ग्राफी जीतने से अपने करियर का 89 नंबर का खिताब जीते। कितने नंबर पूछेगा कि जो आपके लुइस हैमिल्टन साहब हैं, इन्होंने अब तक टोटल ग्रांड प्रिक्स में कितने वो जीते हुए हैं, तो ये 89 मतलब 89 टोटल इन्होंने जीत चुके हैं। हैमिल्टन की 7 रेसों में से 5 ही, मतलब इस साल उन्होंने 7 रेसों में से 5 जीत हासिल की है। और चैंपियनशिप जो है उनके मतलब खिलाड़ी बोटास को 47 अंक से बढ़त करा के उन्होंने हरा दी। लुइस हैमिल्टन आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 7 जनवरी 1985 में हुआ था। लुइस हैमिल्टन कौन है? तो फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, अमेरिकी धावक। कौन से? अमेरिकी धावक कार्ल्स लुइस के नाम पे हैमिल्टन का नामकरण किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिका के धावक किस पूछेगा कि हैमिल्टन, क्योंकि इस समय जो बहुत ज़्यादा ये न्यूज में है, तो आपसे पूछेगा किन के नाम पे रखा है, तो अमेरिका के जो धावक थे कार्ल्स लुइस के नाम पे हैमिल्टन का नामकरण किया गया है। और उन्होंने पहली बार वर्ष 2007 में फार्मूला 1 में अपने सीजन में खेलते हुए कई रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, तो उन्होंने 2007 से क्या इनका नाम अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की जो वकील कार्यकर्ता है प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उनको कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? 1 रुपये का, 2 रुपये का, कि 4 रुपये का, कि 5 रुपये का? तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा मजाकिया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1 रुपये। कितना? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी हाल ही में जब 31 अगस्त को ये रिजल्ट सुनाया तो उसने प्रशांत भूषण को 1 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने ये जाने माने वकील और एक्टिविस्ट हैं प्रशांत भूषण। अदालत ने कोई फैसला सुनाया था तो इसकी उन्होंने क्या है, अवहेलना कर दी थी, मतलब कहते हैं ना मुंहजोरी जिसको एक तरह से अपनी भाषा में, तो अवमानना का दोषी कह दिया है। तो प्रशांत भूषण को क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया और उन्हें समय दिया है कि 15 सितंबर तक आपको यह जुर्माना क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर क्या हो सकता है, 3 साल की सज़ा। ठीक है, और 3 साल तक वो वकील के तौर पर काम नहीं करने की सज़ा दी जा सकती है।
आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद नंबर 124। ठीक है, अब भारत में सुप्रीम कोर्ट बना कब था, 28 जनवरी 1950 को बना था। इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो हीरालाल कानिया साहब थे। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो 40 नंबर 7 के हैं तो वो कौन है, शरद अरविंद बोबड़े साहब हैं, जो यहाँ नागपुर से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है, भारत एवं रूस, भारत एवं पाकिस्तान, नेपाल एवं रूस, रूस एवं जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत एवं रूस। भारत ने अभी क्या हुआ है कि भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ मतलब संयुक्त विजेता घोषित, मतलब रूस और भारत दोनों के सेम स्थान मिले। ठीक है, भारत में ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि भारत ने शतरंज के खेल में पहली बार कब जीता है, क्या गोल्ड मेडल, स्वर्ण। तो याद रखिए अभी हाल ही में जीता है, जबकि रूस ने 24 बार में से 18 बार सोवियत संघ ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो महासंघ है, फिडे जिसे हम लोग बोलते हैं, कोरोना महामारी को देखते हुए इन्होंने पहली बार शतरंज को क्या है, ऑनलाइन चेस ओलंपियाड स्थापित किया। और आप सभी जानते हैं कि शतरंज की जो जनक आप पूछेगा कि शतरंज जो खेल है वो इस कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, किस देश से, तो ये भारत से उत्पन्न हुआ। यानी शतरंज बहुत पुराना खेल है और ये सबसे पुराना खेल भी है। और ये ओलंपियाड जो होता है 1900 से ये चालू हो चुका है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये राष्ट्रपति थे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रणब मुखर्जी थे, प्रतिभा पाटिल जी हैं, कि KR नारायण हैं, कि शंकर दयाल शर्मा हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति हमारे कौन, प्रणब मुखर्जी, इनका निधन हो गया है। ये रिसर्च एंड रेफरल जो यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ उसमें इनका निधन हुआ है। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक क्या रहे हैं, 13वें राष्ट्रपति रहे। तो आपसे ये पूछेगा कि प्रणब मुखर्जी भारत के कईवें नंबर के राष्ट्रपति थे, तो याद रखिए 13वें राष्ट्रपति थे। और साल 2019 में उन्होंने भारत रत्न से भी क्या है, सम्मानित किया गया। ये कांग्रेस पार्टी में रहते हुए इन्होंने रक्षा भार, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, मतलब कई बार भूमिका निभाई हुई है, मतलब कहो बहुत सारे पद पर ये रहे हैं। प्रणब मुखर्जी पूछेगा कि पहली बार कब पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए थे, तो याद रखिए 1969 में उन्होंने कांग्रेस में से अपनी क्या है जरिया की शुरुआत की थी, किसकी, पॉलिटिक्स की, राजनीति की। और इन्होंने आप सबको पता है कि रुपए कार्ड इन्होंने ही लॉन्च किया था, वो भी न्यूज में बना रहता है। तो कब किया था, 8 मई 2014 को, वो भी याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड न्यूज है। और इन्हें क्या क्या पुरस्कार दिया गया है, अभी बहुत सारे बनेंगे तो आगे डिटेल में इसके हम कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारत ने किस देश के द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है जो शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को मार्क करता है, मतलब महिलाओं को बढ़ावा देता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करता है। इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, इजराइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया द्वारा समर्थित एक सुरक्षा परिषद प्रस्ताव को क्या किया है, सह प्रायोजित किया है, जो शांति मिशन में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है। इंडोनेशिया वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का क्या है, सुरक्षा परिषद में जो एक 15 सदस्य होते हैं गैर अस्थायी सदस्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत स्थायी मिशन प्रस्ताव को समर्थन किया है, जिससे ये सुरक्षा परिषद में सर्वसम्मत से, मतलब ये सभी की सहमति से पारित हो चुका है। अब आपको इंडोनेशिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन अभी बोर्नियो द्वीप को रखा गया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोडो साहब हैं। और यहाँ करेंसी क्या चलती है, यहाँ रुपया यहाँ करेंसी चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्या है कि सबसे ज़्यादा द्वीपों से, मतलब आइसलैंड से पे स्थित एक देश है, कौन, इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा द्वीप या आइसलैंड कहाँ पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर देखते हैं क्या बना है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से किस देश में, हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो किस देश के शांति सेना को कम करने का प्रस्ताव किया है। नेपाल, मालदीव, मॉरिशस और लेबनान। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका लेबनान। तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे क्या हो कि जो एक लेबनान नामक देश है, मुस्लिम कंट्री देश है, इसमें क्या हो जाए, यूरोप महाद्वीप में आता है, तो शांति सेना जो कम करने के प्रयास को जारी रखे, मतलब वहाँ शांति बनाए रखने के लिए पीस की स्थापना की जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उग्रवादी जो समूह हैं उनकी गतिविधियों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है। यूएनसी ने मांग की है कि फ्रांस द्वारा तैयार किया, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, फ्रांस क्या है, यूनाइटेड नेशंस का एक परमानेंट मेंबर है, याद रखिएगा। तो इसके द्वारा तैयार किया गया संकल्प UNIFIL के नाम से जो क्या करता है, फौज की सीमा को 15,000 से घटाकर 13,000, मतलब ये संकल्प है फ्रांस का कि अभी आप आर्मी पे इन्वेस्टमेंट ना करके आप आर्थिक रूप से मजबूत बनिए। किसके रूप से, आर्थिक रूप से। तो फ्रांस द्वारा ये हर देशों में क्या है, शांति बनाए रखने के लिए प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, आप सबको पता है लेबनान की राजधानी क्या है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या है, बेरूत। ठीक है, यहाँ करेंसी क्या चलती है, पाउंड। क्या चलती है, पाउंड। ठीक है, यहाँ अभी हाल ही में न्यूज में था, यहाँ के जो राष्ट्रपति बनाए गए, अभी राष्ट्रपति वो कौन बनाए गए, मुस्तफ़ा अदीब। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेबनान इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में है, याद रखिएगा। हाँ, आगे चलते हैं। फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को किस व्यवसाय समूह द्वारा खरीदा जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा, अदानी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जीवन बीमा निगम के द्वारा। तो किसके द्वारा खरीदा जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसे खरीदा जा रहा है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIAL की सहायक कंपनी है। रिलायंस रिटेलर रिसर्च लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह फ्यूचर ग्रुप के पूरे खुदरा कारोबार को क्या करे, उसके व्यवसाय को अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। फ्यूचर ग्रुप ने क्या है 24,713 करोड़ रुपए से थोक लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, इन सभी चीज़ों में काम करती है फ्यूचर ग्रुप। ये अपनी जो प्रोडक्ट्स है, ब्रांड्स है, बिग बाजार, इंडियन गिलीज सेंटर, ये जो इनकी फैक्ट्रियां हैं इसको भी कौन खरीद रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ये मर्ज हो रही है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप आप सभी जानते हैं कब बना था, तो 2013 में किशोर बियान नामक जो ये उन्होंने बनाया था। इसका हेडक्वार्टर, और वही इसके CEO थे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ये 1966 में बनी थी, 1966 में। और जो धीरू भाई अंबानी साहब थे उन्होंने रिलायंस ग्रुप को क्या किया था, तैयार किया था। मतलब अंबानी, जिसे हम अंबानी ग्रुप बोलते हैं, तो किसने, धीरू भाई ने। इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म नाम बताइए जो भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और UAE के खाद्य उद्योग के बीच अंतर को कम करने में क्या करेगा, मदद करेगा। इसका आंसर ट्रिक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप सभी लोग। एग्रो TIE मार्केट प्लेस, एग्री इंडिया, इंडिया UAE मार्केट, या एग्री चैनल मार्केट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसका आंसर ठीक हो गया है, तो एग्रो TIE मार्केट प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका, दुबई में है। कहाँ है, दुबई में। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। UAE के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। और यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ राजधानी UAE की अबू धाबी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होने वाला है, आप सभी को पता है कि जो 13वां नंबर IPL का संस्करण है वो कहाँ खेला जा रहा है, UAE में। 19 सितंबर से अभी 19 सितंबर से क्या होगा, स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। हाँ,
किनके द्वारा GIS युक्त लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, कि पीयूष गोयल के द्वारा? तो किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। याद रखिए इस समय पीयूष गोयल बहुत ज़्यादा खबरों में है और उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम वगैरह नहीं हुआ है, जिसके लिए क्या है, प्रोटेस्ट चालू है। केंद्रीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग जो मंत्री हैं पीयूष गोयल द्वारा अभी GIS युक्त लैंड बैंक क्या है, लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम से क्या होगा कि जो GPS सिस्टम नहीं होता है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, उसके द्वारा जो हमारे इंडस्ट्रियल और इनके एकीकरण को विकसित किया जाएगा। लैंड बैंक सिस्टम के द्वारा जो निवेशक होते हैं देश के विभिन्न राज्यों में उन्हें उपलब्ध औद्योगिक भूमि और संसाधन जो होते हैं रिसोर्सेज, उन्हें डिजिटल माध्यम से क्या है, उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बना हुआ है। भारत की प्रथम रो ट्रेन सेवा की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से, कि छत्तीसगढ़ से? तो कहाँ से की गई थी रो ट्रेन? जो है कर्नाटक से। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? BS येदियुरप्पा ने देश में पहले रो ट्रेन यानी रोल ऑफ को हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। इस ट्रेन को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित नेलामंगला स्टेशन से महाराष्ट्र के सोलापुर तक ये रवाना की गई। ट्रेन के दक्षिणी पश्चिमी रेलवे द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से चालू किया गया है और ये कुल कितना 682 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, सोलापुर तक पहुंचेगी और टोटल 17 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, और रो ट्रेन भारत में चलाई कब गई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1999 में हुई थी। किसके द्वारा? जो कोंकण रेलवे है ना, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये अभी याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला हम वहाँ कर्नाटका न्यूज में है। कर्नाटका के CM कौन है? BS येदियुरप्पा, आप सभी को पता ही है। राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला जी हैं। कर्नाटका में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 224 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे 28 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 12। कहाँ? कर्नाटका। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पूरा स्टैटिक जीके का आज हम टिक कर दिए हैं आप सभी को आंसर, क्योंकि आप लोग आंसर देते नहीं हैं इसलिए। ठीक है, चल तो देख लीजिए। नुब्रा घाटी जो हाल ही खबरों में है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है, याद रखिए नुब्रा एक नदी भी निकलती है उधर से, ये याद रखिए। नुब्रा घाटी कहाँ है? तो ये लद्दाख में, जो जिसको जास्कर जो आप पढ़े होंगे तो जास्कर और जम्मू कश्मीर को जोड़ने का ये काम करती है। अगला है पेंच नदी पर बनाया गया माचागोरा बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता ही होगा कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, दोनों राज्य में आता है। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। कौन सा? माचागोरा बांध। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CDTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वियना। ठीक है, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इतना चीज़ें आपको पता हो जाए। आप लोग ऐसे ही डेली जुड़े रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो वो लोग लाइक कर दें।